14 जनवरी 2016 सुबह के लगभग 3:30 पंजाब के पठानकोट एयरबेस के अंदर गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। सन्नाटे को चीरती फायरिंग, सायरन और वायरलेस पर तेज तेज चलती आवाज़ें। सभी यूनिट्स अलर्ट रहें, घुसपैठ की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन इस हमले से भी ज़्यादा खतरनाक एक और चीज़ थी, ये शक कि दुश्मन को बेस की अंदरूनी संरचना की जानकारी पहले से थी। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी अंडरकवर कहानी जिसके कई हिस्से आज भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। ये कहानी है भारत की खुफिया एजेंसियों, विशेष बलों और उन गुमनाम अधिकारियों की जिन्होंने देश के भीतर छिपे नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए महीनों तक छाया बनकर काम किया। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये उन सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा है जिनका दस्तावेजी उल्लेख सरकारी रिपोर्टों, अदालत की कार्रवाइयों और आधिकारिक बयानों में मौजूद है। अध्याय 1, 26/11 के बाद बदली रणनीति। 26 नवंबर 2008 मुंबई। जब समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादियों ने भारत की आर्थिक राजधानी को 60 घंटे तक बंधक बना लिया, तब पूरी दुनिया ने देखा कि आतंकवाद किस हद तक जा सकता है। इस हमले की जांच ने कई परतें खोलीं। अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स, सैटेलाइट फ़ोन, जीपीएस डिवाइस और सीमा पार से संचालित कंट्रोल रूम। जांच एजेंसियों, मुंबई पुलिस, एनआईए और खुफिया एजेंसियों ने यह स्पष्ट किया कि हमला महीनों की योजना का परिणाम था। भारतीय सेना के कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 19 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन किसी भी सैन्य कार्यवाही से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है खुफिया जानकारी। लक्ष्य कहाँ है, कितने लोग हैं, रास्ता कौन सा सुरक्षित है। इन सवालों के जवाब महीनों की निगरानी, मानव स्रोतों और तकनीकी इंटेलिजेंस से मिलते हैं। हालांकि ऑपरेशन के सभी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन आधिकारिक बयान स्पष्ट करते हैं कि सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर ही कार्रवाई की गई। यानी पर्दे के पीछे पहले से चल रहा अंडरकवर काम ही उस कार्यवाही की रीढ़ था। अध्याय 5, पठानकोट हमले के बाद अंदरूनी सफाई। पठानकोट हमले की जांच में ये भी देखा गया कि आतंकवादी सीमा पार से आए, लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर कुछ लॉजिस्टिक मदद मिली। जांच एजेंसियों ने कॉल रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और स्थानीय संपर्कों की गहन जांच की। कई संदिग्धों से पूछताछ हुई। कुछ मामलों में ये सामने आया कि सीमा पार बैठे संचालक भारत में मौजूद संपर्कों के जरिए जमीन तैयार कर रहे थे। इन नेटवर्क्स तक पहुंचने के लिए अंडरकवर अधिकारी महीनों तक फर्जी पहचान में रहे। हालांकि इन अभियानों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन अदालतों में दाखिल चार्जशीट से ये स्पष्ट है कि एजेंसियों ने डिजिटल और मानवीय दोनों तरह की खुफिया रणनीतियों का उपयोग किया। अध्याय 6, डिजिटल जासूसी का नया दौर। आज का अंडरकवर मिशन सिर्फ बंदूक और नकली पासपोर्ट तक सीमित नहीं है, अब ये साइबर दुनिया में भी लड़ा जाता है। टेलीग्राम चैनल, इनक्रिप्टेड चैट, डार्क वेब, ये नए युद्ध क्षेत्र हैं। भारत की एजेंसियों ने कई मामलों में फर्जी डिजिटल पहचान बनाकर आतंकी समूहों में प्रवेश किया। 2020 के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जहां सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी प्रचार करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के पीछे अक्सर महीनों की डिजिटल निगरानी और अंडरकवर संपर्क होते हैं। भारतीय सेना के कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 19 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन किसी भी सैन्य कार्यवाही से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है खुफिया जानकारी। लक्ष्य कहाँ है, कितने लोग हैं, रास्ता कौन सा सुरक्षित है। इन सवालों के जवाब महीनों की निगरानी, मानव स्रोतों और तकनीकी इंटेलिजेंस से मिलते हैं। हालांकि ऑपरेशन के सभी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन आधिकारिक बयान स्पष्ट करते हैं कि सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर ही कार्रवाई की गई। यानी पर्दे के पीछे पहले से चल रहा अंडरकवर काम ही उस कार्यवाही की रीढ़ था। अध्याय 5, पठानकोट हमले के बाद अंदरूनी सफाई। पठानकोट हमले की जांच में ये भी देखा गया कि आतंकवादी सीमा पार से आए,
लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर कुछ लॉजिस्टिक मदद मिली। जांच एजेंसियों ने कॉल रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और स्थानीय संपर्कों की गहन जांच की। कई संदिग्धों से पूछताछ हुई। कुछ मामलों में ये सामने आया कि सीमा पार बैठे संचालक भारत में मौजूद संपर्कों के जरिए जमीन तैयार कर रहे थे। इन नेटवर्क्स तक पहुंचने के लिए अंडरकवर अधिकारी महीनों तक फर्जी पहचान में रहे। हालांकि इन अभियानों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन अदालतों में दाखिल चार्जशीट से ये स्पष्ट है कि एजेंसियों ने डिजिटल और मानवीय दोनों तरह की खुफिया रणनीतियों का उपयोग किया। अध्याय 6। डिजिटल जासूसी का नया दौर। आज का अंडरकवर मिशन सिर्फ बंदूक और नकली पासपोर्ट तक सीमित नहीं है। अब ये साइबर दुनिया में भी लड़ा जाता है। टेलीग्राम चैनल, इनक्रिप्टेड चैट, डार्क वेब, ये नए युद्ध क्षेत्र हैं। भारत की एजेंसियों ने कई मामलों में फर्जी डिजिटल पहचान बनाकर आतंकी समूहों में प्रवेश किया। 2020 के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जहां सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी प्रचार करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के पीछे अक्सर महीनों की डिजिटल निगरानी और अंडरकवर संपर्क होते हैं। भारतीय सेना के कैंप पर हमला हुआ, जिसमें 19 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन किसी भी सैन्य कार्यवाही से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है खुफिया जानकारी। लक्ष्य कहाँ है, कितने लोग हैं, रास्ता कौन सा सुरक्षित है। इन सवालों के जवाब महीनों की निगरानी, मानव स्रोतों और तकनीकी इंटेलिजेंस से मिलते हैं। हालांकि ऑपरेशन के सभी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन आधिकारिक बयान स्पष्ट करते हैं कि सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर ही कार्रवाई की गई। यानी पर्दे के पीछे पहले से चल रहा अंडरकवर काम ही उस कार्यवाही की रीढ़ था। अध्याय 5। पठानकोट हमले के बाद अंदरूनी सफाई। पठानकोट हमले की जांच में ये भी देखा गया कि आतंकवादी सीमा पार से आए, लेकिन उन्हें स्थानीय स्तर पर कुछ लॉजिस्टिक मदद मिली। जांच एजेंसियों ने कॉल रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और स्थानीय संपर्कों की गहन जांच की। कई संदिग्धों से पूछताछ हुई। कुछ मामलों में ये सामने आया कि सीमा पार बैठे संचालक भारत में मौजूद संपर्कों के जरिए जमीन तैयार कर रहे थे। इन नेटवर्क्स तक पहुंचने के लिए अंडरकवर अधिकारी महीनों तक फर्जी पहचान में रहे। हालांकि इन अभियानों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन अदालतों में दाखिल चार्जशीट से ये स्पष्ट है कि एजेंसियों ने डिजिटल और मानवीय दोनों तरह की खुफिया रणनीतियों का उपयोग किया। अध्याय 6। डिजिटल जासूसी का नया दौर। आज का अंडरकवर मिशन सिर्फ बंदूक और नकली पासपोर्ट तक सीमित नहीं है। अब ये साइबर दुनिया में भी लड़ा जाता है। टेलीग्राम चैनल, इनक्रिप्टेड चैट, डार्क वेब, ये नए युद्ध क्षेत्र हैं। भारत की एजेंसियों ने कई मामलों में फर्जी डिजिटल पहचान बनाकर आतंकी समूहों में प्रवेश किया। 2020 के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जहां सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी प्रचार करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के पीछे अक्सर महीनों की डिजिटल निगरानी और अंडरकवर संपर्क होते हैं।